हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए पेपर 2 की जो आपकी करंट बेस्ड क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर करंट और स्टैटिक को हम लिंक करके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस होती है, जहाँ पर उस वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके बाद आप कोई आर्टिकल ना भी पढ़े तो आपकी काम चल जाती है, बिकॉज हम यहाँ पर 3 to 4 आर्टिकल्स के थ्रू जो कंटेंट है वो इकट्ठा करके सीए पे पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी रेलिवेंट चीज़ें हो सकती हैं वो हम कराते हैं। बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपसा, दैट इज़ आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। और ये बेसिकली हम लोगों ने अपने आरंभ बैच में जो हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट हुआ था वो इसी पे हुआ। तो वी थॉट दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ये न्यूज़ में है, तो इसीलिए हम लोग इसको आज इसमें डिस्कस करेंगे, पूरा होलिस्टिकली इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे आरंभ बैच जो ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ बैच बेसिकली पेपर 2 का एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। इसमें आपको आके खुद से जो है वो एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। एक राइट डायरेक्शन में आप एक स्ट्रीमलाइन मैनर में कर सकते हैं। इन 1000 रुपी फ़ी है इसकी। पूरा 5 to 6 मंथ्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाती हैं करेंट टॉपिक्स। फिर आपको अलग से नोट्स मिलते हैं, डाटा कोड्स ये सभी से रिलेटेड केस स्टडी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी डिटेल्स हमारे चैनल पे दी गई हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है, दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, और आप वहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो जान सकते हैं। बाकी अगर इस लेक्चर्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बेसिकली सर्च कर सकते हैं एएस डिफेंस और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ ये सारे तो मिल ही जाएंगे, साथ साथ टारगेट 2000 जो आपको पेड बैच में आपको पेपर होने मिलता है वो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एएस डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर उनके लिए मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर हम आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, या फिर जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, या फिर जब मैं कहता हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स आर्गूमेंट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक वेग, यानी कि आप आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के जो बेसिक डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करने से, या फिर उसके अंदर क्या पावर्स आते हैं, किस लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसे स्टार्ट करने से बेहतर होता है कि आप करंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपको आर्गूमेंट में हमेशा जो है उससे करंट, क्योंकि आर्गूमेंट में यूजुअली जो भी टॉपिक्स आते हैं वो करंट में न्यूज़ में होते हैं, तो करंट के न्यूज़ वाले जो भी या करंट हैपनिंग है उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप इसे इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो एक बेटर होता है। सेकंड, एसए में भी अगर आता है तो एसए में भी प्रेफरेबल यही होता है कि आप ना करंट से ही स्टार्ट करें। करंट इशू के साथ स्टार्ट करने के बाद फिर जब हम बैकग्राउंड वाले पैरा में आते हैं तो वहाँ पर अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसकी हिस्टोरिकल लिंकेजेस बता रहे हैं, किस तरह से इसकी इवोल्यूशन हुआ, तो वो एक बेहतर अप्रोच होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि बेसिकली एक हाई लेवल कमेटी जो है विवेक जोशी के अंडर में बनाई गई है, जो बेसिकली फॉर द स्टडी ऑफ रिवोकेशन एंड द स्टेटस ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट एंड स्पेशली नागालैंड। आप ये भी बता सकते हैं रिसेंटली अगर आप देखेंगे आई थिंक 30 सितंबर के आसपास, जो अक्टूबर 1 में मान सकते हैं, 30 सितंबर को ये आया था कि नागालैंड में 6 मंथ्स और बढ़ा दी गई हैं। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये बता सकते हैं, बेसिकली इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि एक हाई लेवल कमेटी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है, सेटअप की गई है विवेक जोशी के अंडर में। ये बेसिकली कब क्यों जो इस्टेब्लिश की गई है, सेटअप की गई है, बेसिकली टू स्टडी द डेथ। बेसिकली अगर आप देखेंगे 14 सिविलियंस जो हैं वो मिस्टेकनली जो है, बेसिकली ये आपके ठीक है, तो आपके जो हैं मणिपुर में 14 सिविलियन की डेथ हो गई थी, तो उससे रिलेटेड जो है वो बेसिकली, और वो मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, तो उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी विवेक जोशी के अंडर में स्टैब्लिश की गई हैं, जो कि स्टडी करेंगे इसके स्टेटस के रिगार्डिंग और इसे रिवोक करना चाहिए या नहीं आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात करते हैं तो दिस ग्रांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड इम्यूनिटी टू आर्म्ड फोर्सेस इन द बैकड्रॉप ऑफ डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, कोई भी एरिया जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पर ये पावर्स दी जाती है। और अगर हम बात करें कौन सी डिस्टर्ब्ड एरिया के अंतर्गत आती है, तो द एरिया कैन बी डोनेट, कोई भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या वहाँ के स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट के जो आपके गवर्नर होंगे वो, या फिर यूटी के अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपके
किसी भी एरिया के किसी पार्ट को जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया के अंतर्गत आ जाता है तो वहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट होती है, जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और इम्यूनिटी जो है आर्म फोर्सेस को दी जाती है। कौन कौन से पावर वो अभी हम देखेंगे। इसकी हम बात करें अगर, तो मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकली इसमें बात नहीं की, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट से अगर आप देखें ब्रिटिशर्स टाइम से ये चल रहा है, लेकिन अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो 1958 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अगर आपको किसी ऐसे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसे लिंक करना हो तो आप वो कर पाएंगे। अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो आसाम, JNK, देन लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर में जो इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया है उसे एक्सेप्ट करके, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में ये ऑपरेशनल है। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ से विड्रॉ हो चुका है, तो मिज़ोरम से, त्रिपुरा से और मेघालय से। अगर ये आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ योर बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मेघालय, देन यहाँ पर आपका जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपका आ जाएगा मिज़ोरम, दिस इज़ योर त्रिपुरा। तो ये जो तीन है यहाँ से, यानी कि जो बॉर्डरिंग है वो आसाम यहाँ पर बॉर्डर करता है तो वो नहीं होगा, ये तीन यानी मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। इस तरह से याद करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बताने से सही रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पावर्स की, कि बेसिकली आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट में कौन कौन सी पावर हैं, तो अगर हम बात करें तो इट प्रोहिबिट्स गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पीपल, 5 या 5 से ज़्यादा जब लोग की बात करते हैं उनकी गैदरिंग को ये प्रोहिबिट करता है। इसके अलावा अरेस्ट विदाउट वारंट जो है आर्म फोर्सेस ऑथराइज्ड जो पर्सनल्स हैं वो बेसिकली किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। इसके अलावा बैन द पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स, इसके अलावा डिस्ट्रॉय द शेल्टर्स और फोर्टिफाइड पोजेशन, यानी कोई भी अगर एरिया है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, उसे सीजर कर सकते हैं। ये सारी पावर्स दी गई हैं जो थोड़ा सा ऊपर में भी हमें देखने के लिए मिलता है। आर्म फोर्सेस के पास अगर हम देखें, आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑथराइज्ड हैं, यानी कि जो पर्सनल्स हैं, उन सभी पर्सनल को आफ्टर गिविंग वार्निंग या वार्निंग दे के वो किसी व्यक्ति पे फायर कर सकते हैं, इवन अप टू कॉजिंग डेथ कॉज करने तक भी जो है वो फायर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पावर्स हैं बेसिकली, ये आप बता सकते हैं कहीं पे अगर मौका मिले तो। जब हम आर्गूमेंट की बात करते हैं तो आर्गूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्गूमेंट इन फेवर एंड आर्गूमेंट इन अगेंस्ट, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट क्यों रहना चाहिए और अगेंस्ट में होगा कि क्यों नहीं रहना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं देखेंगे आप कोई भी आर्टिकल्स तो मैक्सिमम आपको अगेंस्ट पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, बट हमें फेवर में भी पॉइंट्स लिखने होते हैं। अगर फेवर की हम बात करें तो मीडियम फॉर सप्रेसिंग द इंसर्जेंट मूवमेंट, इसमें आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कुछ मूवमेंट्स की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एरियाज़ जो होती हैं बेसिकली जो डिस्टर्ब्ड एरिया, अगर आप वहाँ देखें तो रियलिटी में सिचुएशंस आर वेरी वर्स हैं। तो उस तरह के एरियाज़ में जो हैं वो जब हमें इंसर्जेंट मूवमेंट को कर्व करना होता है या सप्रेस करना होता है, या फिर अगर हम बात करें इन्फिल्ट्रेशन को या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है उस तरह की एरियाज़ में। तो उस बेसिस पे इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर हम CRPC देखें तो उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं। अगर डिस्टर्ब्ड एरिया की बात करें जहाँ पर सिचुएशंस काफ़ी वर्सन होती है तो वहाँ पर CRPC के अंतर्गत जो पावर्स दी गई हैं उससे आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करने में जो उस एरिया को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, कभी कभी जब ऑपरेशंस, अब अगर देखेंगे वो जो एरियाज़ हैं उनकी टेरेंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो कभी कभी ऑपरेशनल एरियाज़ में और थोड़े लोकल के भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उस बेसिस पर उन सभी जब ऑपरेशंस होते हैं तो वहाँ पर कभी कभी ऑपरेशंस के दौरान भी इस तरह की पावर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इस तरह की अगर लीगल इम्यूनिटी नहीं दी गई हो। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और कि पावर्स के अंदर, तो लीगल इम्यूनिटी भी देखने के लिए हमें मिलती है, ठीक है। तो लीगल इम्यूनिटी अगर ना हो तो आर्म फोर्सेस को काफ़ी डिफिकल्ट होता है इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करना। अगर बात करें तो इट बूस्ट द मोरल एंड मेंटल बीइंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये भी हेल्प, इस बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है।
तो ये सारे जो हैं वो आपके फेवर में पॉइंट हो सकते हैं। अगेंस्ट में काफ़ी पॉइंट्स हो सकते हैं, जितने आपको याद रहते हैं वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसमें अगर आप देखें तो फेक एनकाउंटर्स की काफ़ी सारी केसेस जो हैं वो हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली द आर्टिकल 22। जब हम बात करते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट तो इट गोज़ अगेंस्ट दी आर्टिकल 22। इसके लिए आप जाकर आर्टिकल 22 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू दी सिक्योरिटी पर्सनल्स, ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस है, बिकॉज अगर इसको आप यहाँ से लिंक कर लें कि इट कैन बी द मिसयूज़ ऑफ एब्सोल्यूट पावर। जब हम एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं, बिकॉज जो पावर्स हैं वो दे दी गई और साथ साथ जो है वो लीगल इम्यूनिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई, तो इससे क्या है, हमें एब्सोल्यूट पावर जो है उसका मिसयूज़ हमें देखने के लिए मिल सकता है और काफ़ी हद तक मिला है। इससे हम लिंक कर सकते हैं ऑटोक्रेसी से। इसके कारण जो है उस एरियाज़ में ट्रस्ट डेफिसिट देखने के लिए मिलता है और बहुत हद तक इंसर्जेंसी ये सब इससे प्रिवेल होती है। इसके अलावा देखें तो वहाँ के जो लोग हैं उनमें सोशल इनसिक्योरिटी भी देखने के लिए मिलती है उस तरह के एरियाज़ में, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एब्सोल्यूट पावर जो हमें देखने के लिए मिलता है। और बहुत सारे केसेस हैं, आप देखेंगे लगातार न्यूज़ में आती रहती हैं, फेक एनकाउंटर ये सब इससे रिलेटेड, वो इस चीज़ को और भी बढ़ावा देता है। और काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। खासकर नागालैंड में अगर आप न्यूज़ रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि नागालैंड में ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो वो सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमिटीज़ बता सकते हैं, जैसे जीवन रेड्डी कमेटी है 2005, इन्होंने रिपील करने की बात कही थी। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें रिपील कर देना चाहिए। 5th रिपोर्ट ऑफ ARC ने भी बेसिकली रिपील करने की ही बात कही थी। यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को माना था आफ्सा का जो ये केस हुआ था। तो इस तरह से आप जो है फेवर में, अगेंस्ट में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स को आप जॉट डाउन करके रख सकते हैं एक जगह पे। जो भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम के टाइम पर जो भी आपको याद आते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फेवर में मैंने आपको बता दिया, मीडियम फॉर सप्रेसिंग इंसर्जेंट मूवमेंट्स, नॉर्मल CRPC पावर काफ़ी लिमिटेड होते हैं उस तरह के एरियाज़ में, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा कभी कभी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स इस तरह की पावर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम मोरल और मेंटल बीइंग ऑफ आर्म फोर्सेस को जब बूस्ट करने की बात करते हैं तो इस तरह के पावर्स जो है वो काफ़ी हद तक उनके लिए हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा इनफिल्ट्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, वहाँ पे यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर इस तरह के एरियाज़ में मेंटेन करने के लिए काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बता सकते हैं। बाकी अगेंस्ट में बात करें तो काफ़ी हद तक ये ह्यूमन राइट वायलेशन, फेक इनकाउंटर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हमें देखने के लिए मिलता है। और लीगल इम्यूनिटी जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल को ये अथॉरिटी देता है कि मिसयूज़ ऑफ एब्सोल्यूट पावर हमें देखने के लिए मिलता है। इसको आप ऑटोक्रेसी से लिंक करके लिख सकते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट इससे होता है और सोशल इनसिक्योरिटी भी हमें देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें तो जीवन रेड्डी कमेटी की आप दे सकते हैं कि उसमें बेसिकली इसे रिपील करने की बात कही गई थी। इसके अलावा जो 5th रिपोर्ट है उसमें भी इसे रिपील करने की बात कही गई थी। जीवन रेड्डी में अगर आप देखें तो इसे वे फॉरवर्ड के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कहा गया था कि जो नेसेसरी पावर हैं वो ऊपा के अंतर्गत दिए जाने चाहिए और इसे रिपील कर देना चाहिए। इस टाइप से काफ़ी अगर देखेंगे काफ़ी और भी कमिटीज़ हैं वो बेसिकली कहते हैं कि आफ्सा जो है बेसिकली आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, इसे हटा के इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमें देखने के लिए चाहिए जो बेसिकली पीस को प्रमोट करता हो, ठीक है। तो उस तरह का अल्टरनेटिव सोल्यूशन की भी बहुत हद तक बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। जब इस तरह के टॉपिक्स को देखें तो कंक्लूजन की बात आप कह सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश रख सकते हैं कि अगर हम देखें तो इसको कॉइन के साथ आप लिंक कर सकते हैं कि एज अ कॉइन हैज़ 2 साइड्स। तो उसी प्रकार से आपसा कोई भी 2 साइड्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। डेफिनेटली इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं बट बहुत हद तक इसके पॉजिटिव साइड्स भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि इसे बहुत हद तक जितना हो सके इसे लीस्ट एक्सप्लॉयटेटिव बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसे आप इंटरव्यू ये सब में भी कोट कर सकते हैं कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या NHRC के द्वारा, वो सारे गाइडलाइंस को यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, जो ये गाइडलाइंस है उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, अबाइड करने की ज़रूरत है आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड इशू होती है उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे इस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशन या फिर ये सब देखने के लिए मिलती हैं तो वो सारे आप बता सकते हैं। बाकी आप बहुत सारे ये भी बता सकते हैं देयर हैज़ बीन कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू दी सेक्शुअल मिसकंडक्ट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ है बट ओवरऑल आप देखेंगे क्रक्स तो इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट बना सकते हैं। करंट से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं विवेक जोशी से, इसके बाद थोड़े से आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बता सकते हैं।
मेनली इसमें आर्गूमेंट देखने के लिए मिलता है। तो आर्गूमेंट में इस तरह से 4-5 5-5 आप रख सकते हैं, 5 फेवर में 5 अगेंस्ट में, और इस तरह से आप पूरी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो था। बाकी इसकी जब हम पीडीएफ्स की बात करते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इस डिफेंस में देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी इसी तरह के टॉपिक्स जो हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे हम वीडियो लगातार लाते रहेंगे। तो इस तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप इस वीडियो सभी को फॉलो कर रहे हैं तो अपने फीडबैक सजेशंस ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे आरंभ बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये आप लोग के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एक स्मॉल अमाउंट में, आप हमारे साथ 5 to 6 मंथ एक बहुत ही अच्छी जो बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।